हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर पर आपका स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में फंजाई किंगडम को देखा था, उससे पहले मोनेरा को हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में जानेंगे। किस तरह की किंगडम प्रोटिस्टा को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, क्या क्या डिफ़िकल्टी आई, किन किन अलग अलग ग्रुप के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है, किस तरह से प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे हम डिटेल में देखेंगे, जो आपके 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब यहाँ पर क्या है। आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अंदर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जो प्रोकैरियोट थे उनको मोनेरा के अंदर रखा गया था, जबकि जितने भी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, ये आपको याद रखना है। और इनकी सेल वॉल जो है वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट रहा है। यानी कि जितने भी बायोलॉजिस्ट ने, जितने भी साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवरी की प्रोटिस्टा की, उनको सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो हुई वो ही इनकी सेल वॉल को देखकर, क्योंकि किसी के अंदर सेल वॉल मिलती है तो किसी के अंदर नहीं मिलती है, किसी के अंदर सेल वॉल मिलती है, किसी के अंदर नहीं मिलती है। साथ ही में कोई फोटोसिंथेटिक होता है तो कोई हेटेरोट्रोपिक की तरह काम करता है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला किंगडम रहा है अभी तक। बायोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है। इनकी सेल वॉल, किसी के अंदर सेल वॉल मिलती है, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है, तो इसलिए सेल वॉल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुआ साइंटिस्ट को। इसलिए आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ था है कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वर्ड आपको हाईलाइट कर लेना है एनसीईआरटी के अंदर कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, आपको याद रखना है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करें तो ये मेनली प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, यानी कि जनरली कहाँ पर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। और इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर, अच्छे से याद रखना है आपको। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के द्वारा होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली स्पोर्स द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको अच्छे से चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एनिमल्स की तरह भी और प्लांट्स की तरह भी। यानी कि कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, साथ में अगर उनको सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि उनको अगर डेप्रिव्ड ऑफ सनलाइट होते हैं, यानी कि सनलाइट एब्सेंट होती है, तो ऐसे में वो छोटे छोटे स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को खा लेते हैं, उनका प्रेडेशन करते हैं, और इस तरह से वो हेटेरोट्रोपिक की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब हम बात करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है। तो हम बात करते हैं मेनली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा को। पहली है क्राइसोफाइट्स, पहली क्लास है क्राइसोफाइट्स। दूसरी क्लास है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरी क्लास है यूग्लेनोइड, तीसरी क्लास है यूग्लेनोइड।
चौथी क्लास है स्लाइम मोल्ड्स। पांचवी क्लास है प्रोटोजोन। और इन प्रोटोजोन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है किन किन में? अमीबोइड प्रोटोजोन, उसके बाद में सीलिएटेड, उसके बाद में फ्लैजिलेटेड, उसके बाद में स्पोरोजोन। तो प्रोटोजोन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 क्लासेस के अंदर: अमीबोइड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। अमीबोइड के अंदर सीडोपोडिया होते हैं, अमीबोइड के अंदर सीडोपोडिया पाए जाते हैं। सीलिएटेड के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। फ्लैजिलेटेड के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। और स्पोरोजोन के अंदर स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं मलेरिया, प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोरोजोइटिक स्पोर लाइक स्टेज होती है जिससे कि इन्फेक्शन होता है मलेरिया का। तो इस तरह से हमने प्रोटिस्टा को 5 अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है। इसमें पहली क्लास की हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर 2 बड़े ग्रुप आते हैं। एक आता है डायटम और एक आता है गोल्डन एल्गी, सुनहरी शैवाल जिसे कहते हैं गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी जो है इसका एक और नाम होता है डेस्मिट्स, भी इनको कहा जाता है। इनको डेस्मिट्स भी कहा जाता है। हम क्राइसोफाइट्स ग्रुप की अभी बात कर रहे हैं। डायटम्स और गोल्डन एल्गी इनके अंदर आते हैं। और ये जो जनरली डायटम्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो डायटम्स जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं, मेनली एक्वाटिक होते हैं। और कैसे? वाटर में मेनली मैराइन वाटर जो होता है इसमें और फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं जनरली। और ये कैसे करते हैं? ये जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, वाटर के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। जो वाटर के ऊपर बिना एनर्जी लगाकर पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको प्लैंकटन कहा जाता है। और जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं वाटर पर उनको नेक्टन कहा जाता है। तो आपको पैसिवली फ्लोट याद रखना है डायटम के लिए। और ये जो डायटम्स होते हैं इनमें जो सेल वाल होती है वो सिलिका की होती है। सिलिका की सेल वाल पाई जाती है इनके अंदर। अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनकी सेल वाल जो होती है वो सिलिका की पाई जाती है। और सिलिका की इस तरह से पाई जाती है जैसे सोप बॉक्स होता है, जिस तरह से सोप बॉक्स होता है वो फिट हो जाता है, इसी तरह से इसकी सेल वाल भी इस तरह से सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। और ये डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है, यानी कि जब डायटम्स की डेथ हो जाती है उसके भी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये सेल वाल डिस्ट्रक्ट नहीं होती है, इंडस्ट्रक्टिबल हो जाती है। इसकी वजह से डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन ये करती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि डायटम की सेल वाल जो होती है वो डाई एटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये जीवित रहती है इनकी सेल वाल। और इसके कारण इनको कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, उसके बाद में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो है कि जो डायटम है ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं एटमॉस्फेयर, यानी कि इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। आपको पता है हर एक इकोसिस्टम में कोई ना कोई प्रोड्यूसर होता है। और प्रोड्यूसर जनरली कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जनरली वो होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो जो डायटम्स होते हैं ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं।
तो ये ओशन इकोसिस्टम जो होता है, ओशन इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर का काम करते हैं, यानी कि जो ये प्लैंकटन से इनको कोई दूसरा जू प्लैंकटन खाएगा, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंकटन खाएगा, जू प्लैंकटन को कोई दूसरी फिशेस खाएगी, फिशेस को दूसरी बर्ड्स खाएगी। इस तरह से एक साइकिल फूड चेन बन जाएगी। और फूड चेन, जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिल जाती है तो उससे फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। और ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंटरडिपेंडेंट होने के लिए, यानी कि इकोसिस्टम में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं डायटम्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पहला जो टॉपिक इसके अंदर फर्स्ट जो था वो देखा हमने। अब सेकंड पे हम आते हैं। तो पहला ग्रुप हमने देखा, पहला फर्स्ट क्लास देखी इसकी क्राइसोफाइट्स। दूसरी क्लास है हमारी डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही पता चल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब क्या है। डाइनोफ्लैजिलेट दूसरी क्लास है। डाइनो मतलब दो होता है, जिनके पास में 2 फ्लैजिला होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट। अच्छे से याद रखना है, जिनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं उन्हें डाइनोफ्लैजिलेट कहा जाता है। एक जो फ्लैजिला होता है वो इनका ट्रांसवर्सल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। एक ट्रांसवर्सल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। इनमें जो सेल वॉल होती है, इनमें भी पाई जाती है सेल वॉल, और सेल वॉल जो होती है उनमें सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं। सेल वॉल के अंदर सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो पूछा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट में। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिफरेंट कलर्स को पैदा करते हैं। पहली चीज़ तो इनके जो कलर होते हैं अलग अलग तरह के दिखते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, क्योंकि इनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। उसकी बेसिस पर कोई रेड दिखाई देता है, कोई ग्रीन दिखाई देता है, कोई ब्लू दिखाई देता है। अलग अलग तरह के डाइनोफ्लैजिलेट्स दिखाई देते हैं। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो वाटर के अंदर पॉइजन्स को, यानी कि टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं। और इसकी वजह से जो वाटर है उसके अंदर फिशेस की और कई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं जो बायोलुमिनेंस करते हैं, यानी कि चमकते हैं। ऐसे भी कुछ डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है सेकंड ग्रुप में डाइनोफ्लैजिलेट में, कि इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, सेल वॉल में सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती है। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स पॉइजन्स को रिलीज़ करते हैं जिससे कि फिशेस की डेथ हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गोनियाउलक्स में याद रखना है, गोनियाउलक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट होता है जिसका पूछा जाता है। गोनियाउलक्स एक ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट होता है जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारे 2 इसमें कैटेगरी हुई। तीसरी क्लासिफिकेशन कि तीसरी क्लास पर हम आते हैं। तीसरी क्लास है यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड अच्छे से याद रखना है, इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। यूग्लेनोइड को प्लांट एंड एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई कहा जाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। यूग्लेनोइड में क्या याद रखने वाली चीज़ है कि यूग्लेनोइड जो होता है इसमें अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स की तरह इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए हुआ, ज़ैंथोफिल हुआ, कैरोटीनोइड हुआ। इस तरह के हायर प्लांट्स की तरह इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके कारण ये फोटोसिंथेसिस करेगा। जब सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और ऑटोट्रोपिक की तरह काम करता है। जब सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। जबकि जब
सनलाइट नहीं होगी, जब सनलाइट एब्सेंट होगी, जब अंधेरा होगा, तो ऐसे में ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको प्रेडेशन करेगा, उनका शिकार करेगा, उनको खाएगा, और इस तरह से ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। तो अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रोपिक की तरह काम करता है, और अगर सनलाइट है तो ये ऑटोट्रोपिक की तरह काम करता है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अगली चीज़ हमने देखी कि यूग्लिनोइड जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। और क्या ध्यान देना है आपको कि जो यूग्लिनोइड होते हैं इनके अंदर सेल वाल जो होती है वो एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल वाल इनमें एब्सेंट होती है, परंतु सेल वाल की जगह पर क्या पाया जाता है इनों में, ये बहुत पूछा गया है। सेल वाल की जगह पर इनमें पाया जाता है पेलिकल की लेयर, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। प्रोटीन लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। ये पेलिकल इनके अंदर पाया जाता है, और पेलिकल जो होती है ये इनकी बॉडी को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये आपको याद रखना है कि जो पेलिकल की लेयर होती है वो यूग्लिनोइड्स को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और यूग्लिनोइड के अंदर भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनके अंदर भी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला। वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग फ्लैजिला इनके अंदर पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखना है यूग्लिनोइड के अंदर। अगली क्लास पे आना है। अब अगली क्लास है आपकी स्लाइम मोल्ड्स। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारी जो कैटेगरीज है प्रोटिस्टा किंगडम की, इनमें से सबसे डिफरेंट तरीके प्रोटिस्टा कौन होते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, स्लाइम मोल्ड सबसे डिफरेंट तरीके के प्रोटिस्टा होते हैं। क्या कारण है कि ये डिफरेंट होते हैं। जनरली सारे के सारे कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं या हेट्रोट्रोपिक अधिकतर होते हैं, पर ये जो होते हैं ये सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। सेफ्रोफाइटिक नेचर के। सेफ्रोफाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये फूड जो होते हैं उनको डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड करते हैं। जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे, जैसे कि ट्विग्स ऑफ लीव्स, पत्तियां जो होती हैं उनसे, उसके बाद में जो सड़ गए पत्तियां होती हैं उनसे करते हैं ये। इस वजह से इन्हें सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है और धीरे धीरे फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ से फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज से फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जो स्लाइम मोल्ड से इनके स्पोर्स के अंदर ट्रू वाल पाई जाती है। स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स के अंदर ट्रू वाल पाई जाती है, जबकि जनरली सेल वाल इनमें एब्सेंट होती है। जनरली सेल वाल इनके अंदर एब्सेंट होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, बट जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनके अंदर ट्रू वाल पाई जाती है, ताकि आगे स्पोर का डिस्पर्शन हो सके। और स्पोर का डिस्पर्शन जो होता है वो एयर के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, फिर फ्लोटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट होते हैं, फिर फ्लोटिंग बॉडी से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है। स्लाइम मोल्ड एक सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। उसके बाद में अगली जो क्लास है वो है प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा अच्छे से याद रखना है आपको। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा सारे के सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं। ये आपको पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि सारे के सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं।
यानी कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रोपिक में दो तरह के हो सकते हैं, या तो पैरासाइटिक होंगे, या फिर प्रेडेटर होंगे, किसी का शिकार करेंगे, या फिर किसी के ऊपर रहेंगे, पैरासाइट रहेंगे। ये दो तरह का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा को हमने 4 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली है अमीबोइड क्लास, दूसरी है सीलिएटेड क्लास, तीसरी है फ्लैजिलेटेड और चौथी है स्पोरोजोन प्रोटिस्टा। ये आपको याद रखना है। अमीबोइड जो होते हैं इनके अंदर सीडोपोडिया पाए जाते हैं, लोकोमोशन के लिए सीडोपोडिया इनके अंदर पाए जाते हैं और इससे ही ये फूड एनगल्फिंग का काम करते हैं। जो अमीबोइड प्रोटिस्टा होते हैं यानी कि प्रोटोजोन होते हैं, इनमें जैसे अमीबा आता है। अमीबा कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है, आपको पता है फ्री लिविंग होता है अमीबा। और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो होता है बाइनरी फिजन। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, जिसमें एक सेल इस तरह से अमीबा बॉइड सेल जो होती है वो बीच से डिप्रेशन में डिवाइड होती है और इस तरह से 2 में डिवाइड हो जाती है। इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अमीबा में बाइनरी फिजन पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें अगला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी अमीबोइड प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है, हिस्टोलिटिका। तो इससे एक डिसीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अमीबायसिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। अमीबायसिस या अमीबिक डिसेंट्री इनसे होती है। ये पैरासाइट होता है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरासाइट होता है। किस तरह से? अगर हम क्या करते हैं, फूड हमारा अगर कंटामिनेटेड फूड या फिर हम कंटामिनेटेड वाटर हम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो स्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, हमारे पहले लीवर के अंदर जाएंगे, फिर ब्लड के थ्रू वो सब जगह फैल जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर और सब जगह फैल जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमें अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है, जिसमें लगातार 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की हमें फीवर रहती है। उसके बाद में बहुत सारी कंडीशन होती है जिससे हेडेक होता है। तो ये एक डिसीज़ होती है अमीबिक डिसेंट्री, जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर कौन आता है? सीलिएटेड के अंदर ट्राइपेनोसोमा आता है, जैसे ट्राइपेनोसोमा आता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। ट्राइपेनोसोमा से भी एक डिसीज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्राइपेनोसोमा से होती है। इसके बाद में लेशमेनिया से होती है, लेशमेनिया डोनोवानी होती है। इन सब से अलग अलग तरह की डिसीज़ होती है। वहीं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो जिनमें फ्लैजिला होता है उन्हें फ्लैजिलेटेड कहा जाता है। इसके अंदर जैसे पैरामीशियम आपको याद रखना है। उसके बाद में स्पोरोजोन के अंदर क्या होता है? स्पोरोजोन के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर, मलेरिया के अंदर स्पोर लाइक स्टेज होती है। इससे ही मलेरिया की डिसीज़ होती है। मलेरिया की डिसीज़ में 2 होस्ट होते हैं, आपको पता है, एक एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है और एक होता है ह्यूमन। एक ह्यूमन होस्ट होता है, एक एनाफ्लिस मॉस्किटो होता है, जो मच्छर एनोफ्लिस फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो जिसे हम कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही कोई फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो जो होती है वो किसी ह्यूमन को जो कि इन्फेक्टेड है उसको वो बाइट करती है, तो उसके अंदर स्टेज चली जाती है जिससे हेमोजोइन स्टेज एक होती है। हेमोजोइन जो होती है जिससे ठंड लगना, बुखार आना, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो क्या होता है, उसके अंदर गए
बाइट करने के बाद एनाफिलिस मॉस्किटो के वो सेलेवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं और सेलेवरी ग्लैंड के अंदर ही स्पोरोजोइड बन जाते हैं। जब स्पोरोजोइड जो होंगे, अब वही मच्छर अब दूसरे किसी ह्यूमन को काटेगा तो उसके अंदर वो चले जाएंगे स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे? ब्लड के थ्रू लीवर में जाते हैं, लीवर में मल्टीप्लाई होते हैं और लीवर के बाद में धीरे धीरे पूरे ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। फिर आरबीसी के अंदर, ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर डिवाइड करेंगे और आरबीसी के अंदर आरबीसी फटने लग जाती है। इसके कारण आरबीसी फटने लग जाती है और आरबीसी के फटने के कारण उससे एक स्टेज रिलीज़ होती है जिसे हेमोजोइन कहते हैं और ये हेमोजोइन से फिर बुखार आने लगती है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मलेरिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे डेंजरस मलेरिया होता है, ये आपको याद रखना है, जो 3 to 4 डेज़ में कंटिन्यू रिपीट होता है, बुखार लगातार आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, जो सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज़ होती है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। जब सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी की शेप चेंज हो जाता है। आरबीसी जनरली बाइकॉनकेव शेप की होती है, आरबीसी जनरली बाइकॉनकेव शेप की होती है, परंतु सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो बाइकॉनकेव शेप से चेंज होकर ये सिकल लाइक शेल की हो जाती है आरबीसी। इसके कारण से जिन ह्यूमन को सिकल सेल एनीमिया होता है, जिन पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है, उनको फिर बाद में मलेरिया की डिसीज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। तो ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी याद रखें अच्छे से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।